Friends, my name is Dr. Rajiv and you are watching my YouTube channel Medical Nerd. We are going to discuss a very important and most awaited topic, that is myocardial infarction. इसको आप हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम ECG में देखने वाले हैं ST एलिवेशन MI को और नॉन ST एलिवेशन MI को। तो ST क्या है? दैट इज ST सेगमेंट ऑफ द ECG ग्राफ। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में आज जानेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम इसके आज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम जान लेते हैं हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे होती है। देखिए, हार्ट जो है वो पंप तो करता ही है ब्लड को फॉर द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेकिन उसको भी तो काम करने के लिए जो है वो अपनी ब्लड की सप्लाई लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो है क्या, वो एक मसल है और वो एक सेल है। तो सेल की जो जरूरतें रहती हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो कौन लाएगा, ऑक्सीजन कौन लाएगा उसको, वो लाएगा आर्टरीज। तो आर्टरीज के द्वारा वो सप्लाई होती है। तो बेसिकली हार्ट को राइट कोरोनरी आर्टरी RCA, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। तो SA नोड को राइट कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई करती है ब्लड इन 55% ऑफ द केसेस। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो AB नोड को भी सप्लाई करती है, बट इन 90% केसेस। इंफीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को भी कौन सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट साइड में देखिए आप, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच आई है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दैट इज मेनली सप्लाइंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और देखिए ये एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है विच इज आल्सो द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इट इज सप्लाइंग द SA नोड इन द रेस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज 45% केसेस में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है SA नोड को। एंड AB नोड को रेस्ट ऑफ केसेस, दैट इज इन 10% ऑफ द केसेस इट इज सप्लाइंग AV node. So it is clear to you now that which artery is supplying which part of the heart. तो ये एक हार्ट मैंने बताया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें राइट साइड में आपको ये राइट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है और उसकी ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा बताने जा रहा हूँ कि बेसिक पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। तो ये एक हमने इलेबोरेट की हुई है आर्टरी को, ठीक है, इसका ल्यूमन जो है वो नैरो हो गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, द येलो कलर पार्ट इज डिपिक्टिंग द प्लाक फॉर्मेशन। प्लाक फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है कि थिकन्ड एरिया हो जाता है, ठीक है, वहां पे प्लाक बन जाती है, दैट इज ड्यू टू द पैथोलॉजी इन्वॉल्व्ड एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और प्लेक जो है वो एथीरोस्क्लेरोसिस को करने में मेन भूमिका जो है वो निभाती है। अब एथीरोस्क्लेरोज्ड जो ये आर्टरी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक होती जाती है। और ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे पार्ट है, क्या होता है कि इससे कोई जो पार्ट है वो प्लाक का वो हिस्सा जो है वो अलग हो गया, ठीक है, रप्चर हो गया। तो वहां पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो है वो आके एग्रीगेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके एग्रीगेट होने से फिर वहां पे क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है वो, और वो अल्टीमेटली आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टल पार्ट है उसको ब्लड नहीं मिल पाता है और इन्फाक्शन हो जाती है। तो इन्फाक्शन इज बेसिकली द डेथ और द लोकलाइज्ड डेथ ऑफ द टिश्यूज। तो यहाँ पे टिश्यूज क्या है, मेनली द मायोकार्डियम, ठीक है। तो ये जो मसल है वो नेक्रोज्ड होनी शुरू हो जाती है, जिसकी जो रीडिंग है वो हम देखते हैं ECG पे इन द फॉर्म ऑफ ST एलिवेशन। अगर मान लो कि ये आर्टरी जो है वो पूरी तरह ऑक्लूडेड नहीं है एंड देयर इज नो थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड, तो ठीक है, यहाँ पे क्लोटेड ब्लड नहीं बना है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि स्टिल देयर इज अ परफ्यूजन ऑफ द ब्लड टू द डिस्टल पार्ट, ठीक है। अगर परफ्यूजन होता रहेगा तो क्या होगा, तो उसको हम इस्कीमिया बोल देते हैं। इस्कीमिया में क्या है कि देयर इज डीअरेंज सप्लाई ऑफ द ब्लड और देयर इज डिप्राइवेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द कंसर्न्ड पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम। तो हमें ST डिप्रेशन मिलता है, ठीक है। और दूसरे में हमें क्या मिल रहा है, ST एलिवेशन मिलती है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज आर नाउ क्लियर टू यू कि जो लोकलाइज्ड डेथ है दैट इज मायोकार्डियल इंफाक्शन, एंड व्हेन देयर इज deprivation of oxygen but there is still perfusion of the blood to the concerned part of the myocardium, then it is called as the myocardial ischemia. TMI is a more serious kind of MI.
बिकॉज इसमें क्या होता है कि मेन आर्टरी की कोई ब्रांच जो है वो ओक्लूडेड रहती है एंड इट इन्वॉल्व्स द होल थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम। तो इट इज अ मोर सीरियस काइंड ऑफ एमआई। नॉन स्टेमी में क्या होता है कि अब एंडोकार्डियल टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें कोई जो सब ब्रांच है वो ओक्लूडेड होती है एंड स्टिल देयर इज अ परफ्यूजन, सो दैट्स व्हाई नॉट द होल थिकनेस इज गोइंग टू बी नेक्रोज्ड। तो ये आपको पता चल गया, इसको हम ईसीजी में देखेंगे। इन बोथ द केसेस पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद द टिपिकल सिम्टम्स लाइक पेन इन चेस्ट which is radiating toward the arm, lightheadedness, palpitations, nausea, vomiting, sweating एंड रेस्टलेसनेस। तो इस तरह की सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट ऑफनली पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे घबराहट हो रही है। तो इस केस में आपने ईसीजी जो है वो देखना है और आगे जो मैं आपको चेंजेस हैं ईसीजी में होने वाली वो बताने जा रहा हूँ, उसी के बेस पे हम जो है ये पता लगाएंगे कि ये कौन सा एमआई है। और साथ में हमने कार्डिक एंजाइम्स जो है वो जरूर देखने हैं। जब नेक्रोसिस होती है तो कार्डिक एंजाइम्स, कार्डिक ट्रोपोनिन्स, क्रिएटिन काइनेज, उसमें सब टाइप है CKMB, ये जो है वो सब बड़े होते हैं। इसी के बेस पे हम पता लगा लेते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे कि नॉर्मल एंडोथीलियम होता है, जैसे कि मान लो प्लाक फॉर्मेशन नहीं है, थ्रोम्बस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? नॉर्मल एंडोथीलियम है दैट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एडेनाइल साइक्लेज के साथ मिलके साइक्लिक AMP की फॉर्मेशन करता है विच इज एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर। साथ में जो नॉर्मल एंडोथीलियम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज करता है, तो उसकी वजह से है बेजोडाइलेशन होती है, बेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये दो फैक्टर जो है वो नॉर्मल एंडोथीलियन करता है, इसलिए हमारे हार्ट को नॉर्मल ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। यहाँ पे तो पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, प्लाक फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, और वो प्लाक अगर अपनी जगह से रप्चर हो जाएगा तो वहां पे ऑब्वियसली क्या है हमारे पास अब प्रोस्टाग्लैंडिन I2 नहीं है। अब क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है जैसे कि थ्रोम्बोक्सेन A2 है, वो क्या करेगी कि प्लेटलेट्स एग्रीगेट करती है, ठीक है, और प्लेटलेट जहां एग्रीगेट होते हैं वहीं पे फिर क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस में थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। बिफोर डीलिंग विद द ST चेंजेस दैट आर गोइंग टू हैपन इन द ECG ग्राफ ऑफ STEMI एंड नॉन STEMI, लेट्स फर्स्ट रिवाइज द ST सेगमेंट। एज यू ऑलरेडी नो, ST सेगमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द S वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द T वेव। और ये क्या रहता है? ये रहता है नॉर्मली एक आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के रूप में, जिसमें कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दी जाती है। ये सामान्य तौर पर 1 mm तक एलिवेट हो सकता है लिम्ब लीड्स में और 2 mm तक एलिवेट हो सकता है चेस्ट लीड में। अब हम क्यू वेव के बारे में जानते हैं। क्यू वेव नॉर्मली जो है उसकी डेप्थ होती है 2 mm से कम है, तो इसको पैथोलॉजिक हम नहीं कंसीडर करेंगे। और इसकी विड्थ जो है वो नॉर्मल होती है 1 स्क्वायर मींस 1 mm। See this diagram, now you are familiar with this। ये डायग्राम ECG लीड्स का रिलेशन बताती है कोरस्पॉन्डिंग सरफेसेस एंड साइड्स ऑफ द हार्ट। हमने ये डायग्राम जो है वो 2 वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ी है, जैसे कि ECG फॉर बिगिनर्स में जिसमें मैंने आपको कार्डियक एक्सिस की डिकोडिंग बताई थी, और ECG बेसिक्स पे जो दूसरा वीडियो है उसमें भी हमने ये पढ़ा है। अब इसका यूज वो फिर से होने वाला है। अब इसमें ऊपर वाली राइट साइड वाली डायग्राम को देखिए, तो ये डायग्राम हमें बता रही है लीड प्लेसमेंट अराउंड द हार्ट इन फ्रंटल प्लेन, और जो नीचे वाली डायग्राम है वो हमें बता रही है प्रीकोर्डियल चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट बता रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये दोनों जो डायग्राम हैं उनको सम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे हार्ट के विभिन्न सरफेसेस को इंडिकेट करती हैं। तो लीड 2, 3 और AVF, नो डाउट दीज आर लिम्ब लीड्स, और ये बताती हैं इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को, ठीक है। अब लीड 1, ABL, B5, B6 जो है ये लेटरल वॉल लीड्स कही जाती हैं, तो ये लेटरल सरफेस को और लेफ्ट हार्ट सरफेस को बताएंगी, जबकि B1, B2, B3, 4 जो हैं इनको एंटीरो सेप्टल लीड्स कहा जाता है और एंटीरियर सरफेस और सेप्टम को दिखाती हैं। तो ये इसको हमने डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का जिसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा।
Now coming to our main topic, that is ECG interpretation of ST elevation MI। तो हमने जो पीछे corresponding surface पढ़े, leads placement पढ़ी, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी लीड में ST elevation हुई है। तो सबसे पहले 1 को देखते हैं, 1 में नहीं है, 2 में देखनी है। तो 2 जो है वो correspond करता है 2, 3 और ABF, दे आर corresponding to the inferior board कैटेगरी, ठीक है। 2, 3 और ABF जो है वो सेम कैटेगरी को कर रहे हैं। तो हमने सेम कैटेगरी वाली लीड्स देखनी है और उसमें फिर हमने ST एलिवेशन देखनी है, ठीक है। ST एलिवेशन यहाँ पे हमने एक बेस लाइन बना दी, तो वहां से ST एलिवेशन देखेंगे तो हमें दिखाई दे रही है एंड इट इज मोर देन द 1 mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी 1 से ज्यादा है और ABF में भी ये 1 से ज्यादा है। हमने पढ़ा था ना कि लिम्ब लीड्स में 1 mm से ज्यादा एलिवेशन होगी तो वो होगी पैथोलॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्फीरियर बोल MI जो है वो दिखाई दे रहा है, ST डिप्रेशन दिखाई दे रहा है 1 और ABL में। तो ये कोरस्पोंडिंग सरफेस की कंटिन्यूस लीड्स हैं 1 एंड ABL एंड दे आर कोरस्पोंडिंग टू द लेटरल सरफेस। सो हमें रेसिप्रोकल चेंजेस भी हमें मिल रही हैं अपोजिट लीड्स में। तो इस तरह से ये जो है ये हमें दिखा रहा है इन्फीरियर बोल MI को। अब नेक्स्ट ग्राफ को हम देखते हैं। और डीलिंग फर्दर विद द ECG ग्राफ्स, पहले हम जान लेते हैं T वेव और ST एलिवेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल ECG में T वेव कुछ ऐसी दिखाई देती है, जिसका फर्स्ट हाफ जो है दैट इज स्लैंटिंग एंड दूसरा जो होता है वो इरेक्ट होता है। तो ये नॉर्मल। फिर क्या होता है कि T वेव जो है वो हाइपर एक्यूट हमें दिखाई दे रही है। इट मीन्स दैट देयर इज इस्कीमिया गोइंग ऑन इन द हार्ट। उसके बाद क्या है, ये एक्यूट इस्कीमिया हो गया, ठीक है। इसमें हमें ST एलिवेशन मिल रही है, ठीक है। फिर फर्दर स्टेजेस में हमें कुछ MI में क्या मिलेगा, ST एलिवेशन के साथ ये देखिए T वेव इन्वर्जन भी हमें दिखाई दे रही है। इस तरह का MI भी आप देखेंगे। और यहाँ पे देखिए अब उसी हम अगर पेशेंट को मॉनिटर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेजेस में हमें क्या मिलेगा, एक तो देखिए ये MI जो है उसका वो ST एलिवेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन स्टिल देयर इज अ T वेव इन्वर्जन एंड हेयर इज अ Q वेव, ठीक है। पैथोलॉजिक Q वेव भी मिलेगी हमें देखने के लिए, जो यहाँ भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि T वेव जो है वो अपनी नॉर्मल आ जाती है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपने अपनी अप्रोच रखनी है ST एलिवेशन MI के लिए कि नॉर्मल क्या है और हाइपर एक्यूट T वेव क्या है, मतलब आने वाले टाइम में इसको MI हो सकता है। तो ये चेंजेस आपने ध्यान रखनी है। और Q वेव से पता चलता है कि इसको पहले भी पर्सन को MI जो है वो हो चुका है। Now before proceeding further, you stop this video and carefully look at the graph and try to solve it by yourself. तो सबसे पहले हम 1 लीड में देखते हैं। फर्स्ट लीड में देखिए हमें ST एलिवेशन मिल रही है, लेकिन ये उतनी नहीं है, ये नॉर्मल में ही है क्योंकि इसमें 1 mm स्क्वायर की ही एलिवेशन हुई है। सो इट इज नॉट दैट मच। सेकंड में हमें नहीं दिखाई दे रही है। 3 में हमें ST डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम रिकॉर्डियल चेस्ट लीड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें B2 में ST एलिवेशन दिखाई दे रही है, B3 में दिखाई दे रही है और B4 में दिखाई दे रही है, रेफरिंग टू द कोरस्पोंडिंग सरफेस। तो यहाँ पे मेनली हमें ST एलिवेशन और हाइपर एक्यूट T वेव्स जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं एंड दीज लीड्स आर रेफरिंग टू द एंटीरोसेप्टल पार्ट ऑफ द हार्ट। तो हमें यहाँ पे कौन सा MI दिखाई दे रहा है, एंटीरोसेप्टल MI। अब इस ग्राफ को भी आप पॉज कर लें और देखें कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो कोरस्पोंड कर रही हैं MI को। तो फर्स्ट लीड में हमें ST एलिवेशन दिखाई दे रही है। अब कोरस्पोंडिंग लीड्स कौन सी है लेटरल सरफेस की, वो हमें देखनी है। फर्स्ट में दिख रही है, ABL में भी हमें दिखाई दे रही है और B5 B6 में देखनी है तो यहाँ पे भी हमें ST एलिवेशन दिखाई दे रही है। इट मींस लेटरल सरफेस कोरस्पोंड कर रहा है। अब इंफीरियर सरफेस को देख लेते हैं। तो 2 में नहीं है और 3 में भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम एंटीरोसेप्टल वाली साइड में जाते हैं। तो B1 में नहीं है लेकिन B2 में है, B3 में भी हमें दिखाई दे रही है और B4 में भी हमें दिखाई दे रही है। तो हमारे पास कौन कौन से सरफेस जो हैं वो कोरस्पोंड कर रहे हैं ST
एलिवेशन को और कौन सी वो लीड्स हैं जो उन सरफेसेस को बताती हैं। तो यहाँ पे हमने वो लीड्स देख ली, अब हमें सरफेसेस का भी पता चल गया कि हमारे पास एंटीरियर सरफेस है और लेटरल सरफेस है हार्ट का, जो कि एसटी एलिवेशन को बता रहा है। हमने कैसे पता लगाया? लीड्स के द्वारा। तो हमें ये मिल गया एंटीरोलेटरल एमआई, क्योंकि एंटीरियर लीड्स में भी ये है एंटीरियर लीड्स हमारी, ठीक, और ये है हमारी लेटरल लीड्स B5, B6, AVL और 1। तो एंटीरोलेटरल एमआई जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और साथ में देखिए इनकी रेसिप्रोकल चेंजेस हमें दिखाई देंगी इनकी अपोजिट लीड्स में, जो कि हैं 2 और 3। 2 में तो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन 3 में हमें ST डिप्रेशन दिख रहा है और ABF में भी। तो हमें रेसिप्रोकल चेंजेस भी जो हैं वो यहाँ पे मिल गई। अगर आपने पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखनी हो तो जहां पे हमें ST एलिवेशन मिल रही है, उसकी हमने फर्स्ट चीज देखनी है कि क्या हमारे पास R वेव है। यहाँ पे हमें R वेव मिलनी चाहिए थी, ऐसे मिलती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट डिफ्लेक्शन इज द क्यू विच a pathological Q wave because it is of the depth more than 2 mm square। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखना है कि फर्स्ट डिफ्लेक्शन हमें क्या मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट डिफ्लेक्शन क्या मिल रही है, ये R वेव है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिफ्लेक्शन हमें नीचे की तरफ दिखाई देगी तो वो होगी Q वेव, जैसे कि यहाँ पे है, और वो पैथोलॉजिकल। That's enough for the today's video। आज हमने कवर किया ST एलिवेशन MI को। हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं नॉन ST एलिवेटेड MI को। अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे then it will become a very difficult to grasp that much of information। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।